नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो है धौलपुर जिला दर्शन से। तो आज हम राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में जिस जिले के बारे में अध्ययन करेंगे वो है धौलपुर जिला। और धौलपुर जिला इसे राजस्थान का पूर्वी जिला कहा जाता है और इसके साथ साथ में इसे रेड डायमंड क्यों कहते हैं। राजस्थान का इस पूर्वी छोर पर सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त यहाँ पर सबसे पहले होते हैं। इसके साथ साथ में इसे तीर्थों का भांजा क्यों कहा जाता है और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर धौलपुर में है, क्यों है, किसने बनवाया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शेरगढ़ किले के बारे में पढ़ेंगे और रेड डायमंड क्यों कहते हैं इस जिले को, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसके पर्यटन स्थल और प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान की जिला दर्शन की क्लास में इससे पहले मैंने अलग अलग जिलों के क्लास करवाई है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर के आप अच्छी तरह से उस क्लास के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं धौलपुर जिले की ओर, रेड डायमंड जिले की ओर क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिचय। और अगर इसकी परिचय की बात करें, यानी धौलपुर जिले के परिचय की बात करें, तो धौलपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले मुख्य बिंदु यही आता है। तो इसे राजस्थान का रेड डायमंड कहा जाता है, यानी रेड डायमंड सिटी के नाम से ये धौलपुर जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थरों की बहुलता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में बात करें तो लाल पत्थरों की बात करें तो लाल पत्थर सबसे ज़्यादा है वो धौलपुर जिले में है। उससे पहले अगर राजस्थान के मैप में देखें तो यहाँ आप आओगे, ये आप देख रहे हैं राजस्थान का पूर्वी जिला, ये है धौलपुर जिला। तो ये धौलपुर है रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ लाल बलुआ पत्थर पूरे देश में विख्यात है। और मैं बता देता हूं आपको कि दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है वो इसी लाल पत्थर से बना हुआ है। यानी जो दिल्ली का लाल किला बना है वो यहीं से ले जाकर के बना हुआ है। तो राजस्थान के रेड डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, धौलपुर जिले को। बलुआ पत्थर या लाल किला किस जिले के पत्थरों से बना है, तो वह धौलपुर जिले से ले गए हैं पत्थर, उनसे बना हुआ है। अगर इसके भौगोलिक पहचान की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। यानी ये आप जो देख रहे हैं ये राजस्थान का सबसे पूर्वी, ये पूर्वी है यानी ईस्ट है। और ईस्ट में सबसे पहले अगर जिले की बात करें तो वो धौलपुर ही आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सब छोटा जिला माना जाता है और इसका क्षेत्रफल है वो 3034 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि पहले ये सबसे छोटा जिला था, परंतु वर्तमान में भी यानी 41 जिले की स्थिति होने के बावजूद भी ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, धौलपुर जिले को। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। क्षेत्रफल कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। रोचक तथ्य की बात करें तो ये राजस्थान में सबसे पूर्वी जिला होने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव में होता है। यानी सबसे पहले सूर्योदय की बात करें सुबह और सूर्यास्त जो शाम को होता है वो सबसे पहले धौलपुर में ही होता है। कौन सी तहसील, राजाखेड़ा तहसील। वहाँ का कौन सा गांव, सिलान गांव। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है सबसे पहले पूर्व दिशा में तो सूर्य की सबसे पहले किरणें धौलपुर में ही गिरेगी, क्योंकि सबसे पहले धौलपुर आता है। जब सूर्य उदय अस्त होता है यहाँ पर तो सबसे बाद में जो सूर्य किरणें हैं वो कहाँ है, धौलपुर में ही गिरती है। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम होता है तो पश्चिमी जिला जैसलमेर है। जैसलमेर में सूर्य उदय सबसे बाद, सूर्यास्त सबसे बाद में होता है और सूर्य अस्त और
उदय दोनों ही बाद में होता है, परंतु धौलपुर पूर्वी जिला है इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त बाद में होता है, ये याद रखना दोनों चीज। इसके बाद में धौलपुर में स्थित अगर मंचकुंड की बात करें तो मंचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। यानी धौलपुर में जो तीर्थों का भांजा है, किस तीर्थ को कहते हैं तो वो धौलपुर में है जिसका नाम है मंचकुंड तीर्थ स्थल, तो उसे तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। और राज्य में न्यूनतम पशु संपदा की अगर बात करें तो सबसे कम भेड़ बकरी और गाय वाला जिला अगर बात करें तो वो धौलपुर ही माना जाता है। तो सबसे कम जो पशु संपदा की बात करें तो वो धौलपुर में आता है, जहां पर कम भेड़ और बकरियां और गाय है वो पाली जाती हैं। तो ये इसका परिचय रहता है धौलपुर जिले का। अब इसके देखते हैं स्थापना और इतिहास के बारे में, यानी इसकी स्थापना किसने और कब की और इसका इतिहास क्या रहा है। तो ये जिला कब बना, ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा समय था याद रखना, धौलपुर को कब जिला बनाया गया था, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था। कौन सा जिला बना, 27वां जिला बना। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को। और इससे पूर्व यानी जिला बनने से पूर्व अगर बात करें तो 1949 में ये मत्स्य संघ में शामिल हुआ था। यानी पूर्वी राजस्थान संघ में वो सम्मिलित हुआ था। ये सॉरी हाँ सही है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ABCD याद रखना। 1949 से पहले ये मत्स्य संघ के अंतर्गत मौजूद था। याद रखना, A अलवर, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर। तो ये मत्स्य संघ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रखने की ट्रिक है ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। अगर पहले किस जिले में था तो ये भरतपुर जिले में था। यानी जब तक 27वां जिला नहीं बनाया गया था, यानी 15 अप्रैल 1982 से पहले ये भरतपुर जिले का हिस्सा माना जाता है। और गठन के समय इससे भरतपुर की 4 तहसीलें जिसमें धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी शामिल की गई थी। तो इसमें जब भरतपुर से अलग किया गया था धौलपुर जिले को तो उसमें 4 तहसीलें जोड़ी गई थी, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर। ये चारों तहसीलें के रूप में ये धौलपुर जिला अस्तित्व में आया था। प्राचीन नाम और अगर स्थापना की बात करें धौलपुर जिले की तो इसका प्राचीन नाम था वो था कोठी। कोठी और धवलपुरी ये इसके प्राचीन नाम मिलते हैं। यानी धौलपुर जिले को कोठी और धवलपुरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोठी किस जिले की पहचान है, धौलपुर की। धौलपुर को उपनाम से किस नाम से जाना जाता है, कोठी या धवलपुरी के नाम से जाना जाता है। और 700 ईसा पूर्व तोमर वंश के राजपूत शासक थे राजा धवलदेव ने इसे स्थापित किया था। यानी धवलदेव ने इस धौलपुर क्षेत्र की स्थापना की थी और इसके नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा था धौलपुर। तो धवलदेव ने इसे स्थापित किया था 700 ईस्वी पूर्व, यानी 700 ईस्वी से पहले। अगर इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह सीवी वंशी जो बमरोलिया जाट राजवंश का शासन रहा था 1805 में, राणा कीर्त सिंह राजा भी बने थे। तो यानी सीवी वंशी यानी बमरोलिया जाट थे, तो उनका भी उन राजवंशों का शासन यहाँ पर रहा है। और 1805 में राणा कीर्त सिंह यहाँ के क्या बने थे, राजा बने थे। अगर 1857 की क्रांति में धौलपुर रियासत की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। यानी यहाँ से अनेक लोग थे वो इस आज़ादी के लिए लड़े थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से। और यहाँ से जो इस भारत माँ के स्तूप निकले वो शहीद भी हुए थे। तो यहाँ से अनेक वो योद्धा, वो क्रांतिकारी वो मौजूद थे और वो अपने आप इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ से लड़े थे और सफलता भी पाई थी। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व रहता है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भौगोलिक स्थिति के बारे में।
अब हम धौलपुर की अगर भौगोलिक स्थिति की अगर चर्चा करें तो ये राजस्थान में अगर स्थिति की बात करें तो अगर अक्षांश की बात करें 26 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार रहता है। तो अक्षांशीय विस्तार धौलपुर की बात करें 26 डिग्री 21 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य रहता है। अगर इसके देशांतर की बात करें 77 डिग्री 13 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी एक देशांतर है इस जिले से होकर के गुजरता है। तो 77 डिग्री 13 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 16 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार है माना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। अगर पड़ोसी राज्य और जिले की बात करें तो ये अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश जो उत्तर पूर्व में सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की भी बनाता है, और मध्य प्रदेश की जो दक्षिण में है धौलपुर की, वो मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से ये सीमा बनाता है। तो याद रखना धौलपुर दो राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पड़ोसी जिलों की बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा करौली से लगती है और इसके साथ भरतपुर की, उत्तर पश्चिम सीमा भरतपुर की और पश्चिमी सीमा करौली की लगती है, और उत्तर पूर्वी है वो लगती है उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी सीमा है वो किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। और ये चम्बल नदी जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है वो इसी धौलपुर की और मध्य प्रदेश की एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, याद रखना वह है चम्बल नदी। भौगोलिक विशेषता व जलवायु की अगर बात करें तो जिले में चम्बल नदी के कारण सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, अगर सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र की बात करें तो वो धौलपुर में ही पाया जाता है। यानी चम्बल का जो बहाव क्षेत्र है या बेसिन क्षेत्र है उसको बीहड़ कहते हैं, और वो बीहड़ क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, धौलपुर जिले में पाया जाता है। यहाँ पर जो जलवायु की बात करें तो अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, और सर्दियों में यानी जो शीत ऋतु होती है वो अत्यधिक ठंडी होती है, यानी माइनस में 4.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। तो यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। तो ये इसकी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अब अगर देखें वो है नदियां और सिंचाई के बारे में, तो नदियां और सिंचाई की अगर बात करें तो प्रमुख नदी की बात करें तो मुख्य जो नदियां हैं वो है चम्बल नदी। तो प्रमुख नदी की बात करें तो चम्बल नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, या फिर मध्य प्रदेश और धौलपुर जिले की दोनों की, यानी एक राज्य यानी मध्य प्रदेश और धौलपुर दोनों की सीमा है वो बनाती है। कौन सी नदी, चम्बल नदी। तो याद रखना मध्य प्रदेश और धौलपुर की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वह है चम्बल नदी। अन्य नदियों की बात करें तो पार्वती नदी जो सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। बेसिन कौन सा होता है, जैसे ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये जो बहाव क्षेत्र है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं, उसका बेसिन क्षेत्र माना जाता है। तो पार्वती का है वो सबसे बड़ा धौलपुर में बेसिन क्षेत्र है। उसके साथ साथ में यहाँ पर गंभीरी नदी और उटगन जो नदी है वो भी प्रवाहित होती है। तो याद रखना चम्बल नदी, पार्वती नदी, गंभीरी और उटगन नदी पाई जाती है। अगर यहाँ के प्रमुख बांध की बात करें, यानी कौन कौन से बांध है यहाँ पर प्रमुख रूप से, तो यहाँ पर पाया जाता है पार्वती बांध। और पार्वती बांध कहाँ है, तो वह है धौलपुर में, और ये पार्वती और शेरनी नदी के संगम पर स्थित है। यानी एक तरफ से पार्वती नदी आती है और दूसरी तरफ शेरनी नदी आती है, तो इसके जो संगम होता है दोनों मिलती है, यहाँ पर जो बांध बनाया गया है जिसका नाम है पार्वती बांध। और ये जिले की वृहद सिंचाई परियोजना भी उपलब्ध करवाती है। यानी सबसे बड़ी धौलपुर की जो अगर बात करें सिंचाई परियोजना है वो है पार्वती बांध पर बनाई गई सिंचाई परियोजना। इसके साथ साथ में आंगई बांध है वो भी धौलपुर में है, जो पार्वती परियोजना का हिस्सा माना जाता है और इसे उर्मिला सागर बांध भी कहते हैं। तो याद रखना
आंगई बांध को उर्मिला सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस परियोजना का हिस्सा है? पार्वती परियोजना का हिस्सा माना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से 2 बांध है धौलपुर जिले में। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे सीटी का एग्जाम दे रहे हो, पटवार का, कांस्टेबल का, वीडियो का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, बीटीसी का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहती है। आप इस क्लास में किसी तरह की ऑथेंटिक बुक से लेके आए हो, किसी प्रकार का कोई कचरा फालतू चीजें नहीं है। तो आप ध्यानपूर्वक नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए, एकाग्रता के साथ में आपके अच्छी तरह से याद होंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो तालाब ए शाही झील की बात करें तो वो कहाँ है? वो है धौलपुर में। और ये ऐतिहासिक झील और पक्षी अभ्यारण्य जो सांझा के काल में निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर ऐतिहासिक झील माना जाता है इसे तालाब ए शाही को, और पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कब बनाया गया था? ये शाहजहाँ के यानी मुगल सम्राट या मुगल शासक था शाहजहाँ, उसके काल में ये निर्मित किया गया था, इसलिए इसे तालाब ए शाही के नाम से जाना जाता है। रामसागर झील की बात करें तो रामसागर झील है वो मगरमच्छों व विभिन्न मछलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यानी रामसागर झील यहाँ पर मौजूद है। और रामसागर जो झील है वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो किस्मों की है, नस्ल की है, और मछलियाँ हैं, वो भी यहाँ पर इस रामसागर झील में पाई जाती हैं। अगर यहाँ की सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो जिले का कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 1,32,980 हेक्टेयर भूमि है। यानी 1,32,980 हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित होती है धौलपुर जिले की। और मुख्य सिंचाई के साधनों की बात करें कौन कौन से हैं तो यहाँ पर नहरें, नलकूप, पंप सेट और चम्बल नदी आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी महत्वपूर्ण है, जो पार्वती बांध से या फिर आंगाई बांध से सिंचाई की जाती है। तो ये थी नदियां और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं कृषि और फसलों के बारे में। कृषि फसल हम देखते हैं कि किस तरह की कृषि करते हैं और किस तरह से यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, आपको लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन भी पूछूंगा और इसके साथ साथ में आपको इतिहास और वहाँ के मेले हैं और दुर्ग है उनके बारे में, किलों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले है रबी की फसलों के बारे में, जो सर्दियों में उत्पादन होता है रबी की फसलों में, और प्रमुख रूप से सरसों और गेहूं और चना, यानी तिलहन में सरसों की फसलें, खाद्यान्न में गेहूं की फसलें और दलहन में चने की फसलें। इन फसलों का उत्पादन रबी के मौसम में यानी सर्दियों में किया जाता है। यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है जो इन फसलों की पैदावार के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई या पार्वती नदी द्वारा या गंभीर नदी के द्वारा लाई गई जो बलुई दोमट जो मृदा है, उस मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और इससे यहाँ पर लोग कृषि करते हैं। अगर खरीफ फसलों की बात करें मानसून के समय तो प्रमुख फसलों में बाजरा का उत्पादन, ग्वार, मूंग और मोठ, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और चंबल नदी के उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा यानी व्यापक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो यानी चंबल नदी के उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ पर कृषि का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर जो फसलों का उत्पादन होता है वो बाजरा, ग्वार, मूंग और मोठ की फसलों का उत्पादन होता है। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें यानी किस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन होता है तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन होता है जो मध्य और पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यानी मध्य और जो पूर्वी हिस्सा है जो चंबल नदी की सीमा बनाने वाला, उस क्षेत्र में जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,54,313 हेक्टेयर भूमि है, वो कुल बोया गया क्षेत्र है यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी फसलों का उत्पादन यानी वहाँ पर लोग कृषि करते हैं वो क्षेत्र है 1,54,313 हेक्टेयर भूमि पर।
अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें तो धौलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और लाल पत्थर के खनन पर निर्भर है। यानी मुख्य रूप से कृषि पर, और कृषि के साथ साथ में यहाँ पर जो लाल बलुआ पत्थर है जिसे रेड डायमंड के नाम से इस जिले की पहचान मानी जाती है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था इन दो पर ही निर्भर है, खनन क्रिया के द्वारा लाल पत्थर में, और कृषि के द्वारा जो रबी और खरीफ दोनों की जो कृषि की जाती है उनके द्वारा इसकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। पार्वती बांध और राम सागर का जल जिले की कृषि का मुख्य सहारा प्रदान करता है। यानी जो पार्वती बांध है, जो सिंचाई परियोजना है, वहां पर सिंचाई मुहैया करवाती है, और राम सागर है वो इस जिले की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो पेयजल के रूप में और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा शानदार सा कमेंट दे दीजिए। सबसे पहले शेरगढ़ का किला निर्माण किसने करवाया था? तो वह जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा। यानी शेरगढ़ किले का निर्माण जोधपुर का शासक था और मालदेव ने इस शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और शेर शाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यानी जो आगे का जो हिस्सा खंडर था उसको वापस पुनः निर्मित करवाया गया था, यानी जीर्णोद्धार करवाया गया था, वो था शेर शाह सूरी के द्वारा, और इसके आधार पर इस किले का नाम पड़ा था शेरगढ़ का किला। पहले मालदेव ने इसका निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार किसने कराया यानी मरम्मत किसने करवाई? बाद में शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी के नाम के आधार पर इस किले का नाम पड़ा था शेरगढ़ का किला। और यहाँ प्रसिद्ध हुनहुंकार तोप भी स्थित है, यानी बहुत बड़ी तोप है जिसका नाम है हुनहुंकार तोप। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है हुनहुंकार तोप किस किले में रखी हुई है? तो वो है शेरगढ़ का किला। कहाँ है? धौलपुर में। निर्माण किसने करवाया? राजा मालदेव ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। इसके नाम के आधार पर इस किले का नाम पड़ा शेरगढ़ का किला। अब हम आते हैं ऐतिहासिक तालाब शाही के बारे में। तो निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के मनसबदार थे सालेह खान के द्वारा करवाया गया था 1617 ईस्वी में। तो याद रखना, तालाब शाही का जो निर्माण करवाया था मुगल शासक बादशाह था शाहजहां, और शाहजहां का मनसबदार था सालेह खान, और सालेह खान के द्वारा 1617 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और यह एक खूबसूरत ऐतिहासिक झील है जहां पर राजा और रानी का प्राचीन महल भी स्थित है। यानी इस झील के किनारे है वो राजा रानी का प्रसिद्ध महल भी स्थित है, जो एक ऐतिहासिक महल के रूप में भव्य रूप में देखा जाता है। अब अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन विहार अभ्यारण्य है वो लगभग 59.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो एक रिजर्व के रूप में गिना जाता है, रिजर्व वन के रूप में। तो वन विहार अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है, लगभग 59.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ साथ में रामसागर और केसरबाग अभ्यारण्य भी मौजूद है। तो रामसागर और केसरबाग अभ्यारण्य भी है, और यहाँ सांबर, चीतल और चंबल सफारी में घड़ियाल मगरमच्छ भी मिलते हैं। तो रामसागर में और केसरबाग अभ्यारण्य में आपको यहाँ पर चंबल जो सफारी के अगर घड़ियाल की बात करें, जो मगरमच्छ है वो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस झील में, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में। अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर निहाल टावर भी माना जाता है। तो निहाल टावर कहाँ है? धौलपुर में है, जो 7 मंजिला है, 7 मंजिला घंटाघर, ठीक है, जिसे निहाल टावर के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो निहाल टावर है, घंटाघर है जो 7 मंजिला है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है, और ये राजा निहाल सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा निहाल सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस आधार पर इसका नामकरण हुआ था
निहाल घंटाघर। ये आप जो देख रहे हैं ये है निहाल घंटाघर, 7 मंजिला है और इसका निर्माण राजा निहाल सिंह ने करवाया था। खानपुर महल, खानपुर महल की बात करें तो मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है जो सांझा कालीन है, यानी मुगल कालीन जो संस्कृति है वो यहाँ खानपुर महल में पाई जाती है। और ये कब से, वो है सांझा, जो मुगल सम्राट था सांझा, उसके काल से मानी जाती है। तो ये पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान है, धौलपुर जिले से आते हैं। अब मंदिर और धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो मंदिर और धार्मिक स्थलों में यहाँ पर तीर्थराज मंचकुंड भी मौजूद है। तो तीर्थराज मंचकुंड की अगर बात करें तो वो धौलपुर जिले में ही पाया जाता है और इसे तीर्थराज मंचकुंड को तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है और यहाँ पर सरोवर के चारों ओर 108 प्राचीन मंदिर भी हैं। तो 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है और इस कारण इसे तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? धौलपुर जिले में। और ये मान्यता क्या है, यहाँ पर असुर थे काल्यवन और काल्यवन सोए हुए राजा मंचकुंड की दृष्टि पड़ने से भस्म हो गया था। यानी असुर का नाम आता है काल्यवन और काल्यवन यहाँ पर सोए हुए जो राजा था मंचकुंड, और मंचकुंड की दृष्टि वहाँ पर पड़ी थी और दृष्टि पड़ने से वो क्या हो गया था, भस्म हो गया था। और भस्म होने की वजह से वहाँ पर मंचकुंड नाम का तीर्थस्थल मौजूद है। इसके साथ साथ में सेपू महादेव मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। तो सेपू महादेव मंदिर कहाँ है? धौलपुर जिले में है और ये धौलपुर से 30 किलोमीटर के दूर सेपू कस्बे, यानी धौलपुर में एक कस्बा है सेपू, तो वहाँ पर अति प्राचीन शिव मंदिर है जिसका नाम है सेपू महादेव मंदिर। और ये राजस्थान का बड़ा शिवालिंग है, स्थापित है यहाँ पर। और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर भारी मेला लगता है। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत बड़ा शिवालिंग है जो शिव की पूजा होती है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है। तो सेपऊ महादेव मंदिर कहाँ है? वह है सेपू धौलपुर में। इसके बाद में शेर शिकार गुरुद्वारा, और शेर शिकार गुरुद्वारा की बात करें तो वो धौलपुर में ही है और मंचकुंड सरोवर के किनारे स्थित सिखों का पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थस्थल माना जाता है। तो मंचकुंड सरोवर के किनारे ही स्थित है, सिखों का पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थस्थल माना जाता है जिसका नाम है शेर शिकार गुरुद्वारा। और ये सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिखों के 1612 ईस्वी में एक ही वार में शेर का शिकार किया था। यानी सिखों का गुरु था 6वां गुरु जिसका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह। और हरगोविंद सिंह जी ने यहाँ पर 1612 में शिकार किया था शेर का। और शेर का शिकार इतना भयानक था कि एक ही वार में उसका धड़ से सर अलग कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर तीर्थ स्थल है जिसका नाम है शेर शिकार गुरुद्वारा तीर्थ स्थल, जो सिखों का पवित्र और मुख्य रूप से तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके साथ साथ में राम जानकी व लाडली जगमोहन मंदिर भी बना हुआ है। तो लाडली जगमोहन मंदिर है वो लाल पत्थर से निर्मित है जो 1856 में राजा भगवंत सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो राजा भगवंत सिंह ने 1856 ईस्वी में लाल पत्थरों से निर्मित लाडली जगमोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ है? धौलपुर जिले में। पुरानी छावनी का हनुमान मंदिर जो अष्ट धातु की मूर्ति और विशाल हनुमान प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो 8 धातुओं से बनी हुई ये यहाँ की विशाल हनुमान की प्रतिमा है जो पुरानी छावनी का हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? धौलपुर जिले में है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धौलपुर जिले में है। अब हम 8 नंबर जो अध्ययन कर रहे हैं वो है मेले व संस्कृति। ये धौलपुर जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं और किस तरह की यहाँ पर संस्कृति है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर बाबू महाराज का लक्खी मेला भी भरता है। और बाबू महाराज का लक्खी मेला है वो धौलपुर जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला है।
तो बाबू महाराज का लक्खी मेला धौलपुर में भरा जाता है और वो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मेला है माना जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी जो सितंबर में माह में आती है को बाड़ी उपखंड में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। यानी भाद्रपद की जो एकादशी है यानी 11 है और सितंबर का जो महीना होता है उस सितंबर के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मेला भरा जाता है। इसके साथ साथ में मंचकुंड का विशाल मेला भी भरा जाता है जो ऋषि पंचमी और देव छठ यानी बलदेव छठ के नाम से जानी जाती है अवसर पर विशाल मेला भरता है। तो ऋषि पंचमी या देव छठ के नाम से जो जाती है या बलदेव के नाम से वो यहाँ पर विशाल मेला भरता है। और ये श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र सरोवर व दीपदान व परिक्रमा के लिए भी जानी जाती है। तो यानी श्रद्धालुओं के ये एक पवित्र स्थली रही है और यहाँ पर दीपदान यानी दीपोत्सव किया जाता है और यहाँ पर परिक्रमा है वो की जाती है, यानी दीपों का दान किया जाता है और दीप हाथ में लेकर के यहाँ पर उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये मंचकुंड का विशाल मेला कहाँ पड़ता है? धौलपुर जिले में। यहाँ की स्थानीय संस्कृति व कला की अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ की भाषा और संस्कृति है वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है या संस्कृति है? तो ब्रजभाषी संस्कृति या ब्रज भाषा है वो स्पष्ट रूप से बोली जाती है। और यहाँ पर लाल पत्थर की मूर्ति कला और शिल्प कला पूरे भारत के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी लाल पत्थरों से निर्मित मूर्ति कला और शिल्प कला यहाँ पूरे भारत के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तस्सीमों का गोलीकांड जो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था वो धौलपुर प्रजामंडल इतिहास की गौरवमयी घटना मानी जाती है। 11 अप्रैल 1947 तस्सीमों का गोलीकांड जो प्रजामंडल इतिहास की गौरवमयी एक घटना मानी जाती है। वो हुआ था कि तिरंगा फहराने के लिए पुलिस ने गोली से 76 सिंह और 55 सिंह शहीद हो गए थे। यानी यहाँ पर तस्सीमों जो क्षेत्र है वहाँ पर इन दोनों ने 76 सिंह और 55 सिंह ने तिरंगा फहराया था और तिरंगा फहराने के बाद वहाँ पर पुलिस ने क्या कर दी थी? गोलाबारी कर दी थी और गोली से ये दोनों हैं वो शहीद हो गए। तो इसे तस्सीमों का गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी क्लास और इस क्लास में हमने 1 से लेकर के 8 बिंदु पढ़े हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और या फिर भूगोल की बात करें तो इसमें सब है और कला संस्कृति भी इसमें जुड़ी हुई है। अब हम लास्ट वो 5 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हम डेली पढ़ते हैं क्लास के अंत में। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का तीर्थों का भांजा किस पवित्र स्थल को कहा जाता है? वह तीर्थराज मंचकुंड धौलपुर को, तो मंचकुंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 अप्रैल 1947 को हुआ प्रसिद्ध तस्सीमों गोलीकांड राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो वह धौलपुर से। और धौलपुर में 2 शहीद हुए थे जिसका नाम था शहीद 76 सिंह और पंचम सिंह कुशवाहा। तो 11 अप्रैल 1947 का वो दिन था जिसे बोलते हैं तस्सीमों गोलीकांड। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध धौलपुर जिले का निर्माण किस जिले से अलग होकर हुआ था? तो वो है भरतपुर जिले से 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना? 27वां जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस गांव में होता है? तो वह सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेरगढ़ किले का जीर्णोद्वार करवाकर शेरगढ़ नाम किसने रखा था? तो वह शेरशाह सूरी ने। निर्माण किसने करवाया? राजा मालदेव ने, जोधपुर के शासक ने। जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने करवाया, इसलिए इस किले का नाम पड़ा था शेरगढ़ का किला। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज आपकी क्लास और इस क्लास के लिए आप जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी आशा के साथ आज सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।